गाइस, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया भाग 3। आओ कुछ नया जाने। प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति पुस्तक अभ्यास में हम प्रश्न नंबर 10 तक कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 11। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, संग्रह प्लस आल्य संग्रहालय। ऊपर के दो शब्दों को मिलाने से नए शब्द बने हैं, किंतु वास्तव में यहाँ दो स्वरों का मेल होता है और इस मेल को ही संधि कहते हैं। रवि प्लस इंद्र में ई का मेल होता है, जिससे दीर्घ ई। संग्रह प्लस आल्य में अ प्लस आ का मेल होता है, जिससे दीर्घ आ बना है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। आज हम यहाँ पर पहले कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद जानते हैं कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि में दो समान स्वरों लघु दीर्घ के मेल से दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे राम प्लस अवतार रामावतार। यहाँ पे राम के मैं का अंतिम अ, अवतार के अ वाला पहले वाला अ, दोनों अ और अ मिलकर के आ हो जाते हैं। नदी, द के बाद ई, दीर्घ ई और इसका बड़ी ई, दोनों मिल करके बड़ी ई बन जाएगी, एक ही हो जाएगी। दो ई मिल करके एक ही हो जाएगी। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। गुरु में छोटा ऊ है, उपदेश का छोटा ऊ है। ठीक है, दोनों ऊ मिल करके ऊ की छोटे ऊ की मात्रा ऐसी होती है, दोनों ऊ मिलकर के दीर्घ हो जाएगा यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि जब हम संधि करते हैं तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि संधि में शब्दों का मेल नहीं होता, बल्कि वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, और उस मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा राम प्लस अवतार रामावतार। राम के म का अ, अवतार का अ, दोनों मिलकर के आ हो गए। एक अ ये, एक अ ये, दोनों अ मिले एक आ बन गया। परिवर्तन क्या हुआ? एक आ बनना। नदी की बड़ी ई, इसकी बड़ी ई, दोनों मिलकर के एक ही बन गई। परिवर्तन क्या हुआ? दो का एक बन जाना। गुरु का ऊ, उपदेश का ऊ, दोनों मिलकर के एक बड़ा ऊ बन गया। परिवर्तन क्या हुआ? बड़ा ऊ बन जाना।
इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। यहाँ पे शब्दों का मेल नहीं हो रहा, बल्कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है हम उसको संधि कहते हैं। ये ध्यान देने की बात है। अब अपनी पाठ्य पुस्तक से इसी प्रकार के जो दो शब्दों से मिलकर के बने हों छाटे व उन्हें अलग अलग लिखें। जैसे संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय। अब संग्रह के ह का अ और आलय का अ और आ जब दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएगा। और अब हम इसको जोड़ देंगे, क्या बनेगा? संग्रहालय। क्या बन जाएगा? संग्रहालय। ऐसे ही हमारा है पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला। अब हम अगला वर्ण देखते हैं। जैसे विद्यालय, हमने यहाँ पे लिखा विद्यालय। विद्या प्लस आलय, विद्या का आ, आलय का आ, दोनों को मिला दिया, एक आ हो गया। जोड़ देंगे, बन जाएगा विद्यालय। अब हम अन्य उदाहरण देखते हैं। परमार्थ, परम प्लस में अर्थ। परम के म का अ, अर्थ का अ, जब दोनों मिलेंगे तब बन जाएगा आ। अब हम इसको जोड़ देंगे, तब बनेगा परमार्थ। रवि, रवीश कुमार। रवीश कुमार एक पत्रकार हैं। हम उसका संधि विच्छेद करते हैं। रवि प्लस में ईस, रवि की छोटी ई प्लस ईस की बड़ी ई, दोनों मिलकर के बड़ी हो जाएगी। जब हम इनको जोड़ देंगे तब बन जाएगा रवीश। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, हमें इनमें उदाहरण लिखने हैं। अब हम स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। अब हम यहाँ पे एक उदाहरण लिखते हैं, रविंद्र। अब संधि विच्छेद हम करेंगे इसका, रवि प्लस में इंद्र। रवि की छोटी ई प्लस इंद्र की छोटी ई, दोनों जुड़ेंगी, बन जाएगा बड़ी ई। और बड़ी ई के फिर हम जोड़ देंगे इसको, तो बनेगा रविंद्र। विद्या अभ्यासः, विद्याभ्यास। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, विद्या प्लस अभ्यास। विद्या का आ, अभ्यास का अ, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ये अह, ध्यान रखना, ये आ हो जाएगा। जोड़ेंगे तब बन जाएगा विद्याभ्यास। हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। वधूत्सव। वधू
प्लस उत्सव। यहाँ पर हम वधु का उ प्लस उत्सव का उ, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तब बड़ा उ बन जाएगा यहाँ पे, और जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तब बन जाएगा वधुत्सव। अब आप समझ गए होंगे कि संधि में क्या परिवर्तन हो रहा है। एक बार पुनः सुन लें। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, आओ कुछ नया करें। नया क्या करना है अब हम जानते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे देव प्लस त्व देवत्व, प्रभु प्लस त्व प्रभुत्व, घबरा प्लस आहट घबराहट, लड़का प्लस पन लड़कपन। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये हैं प्रत्यय। क्या हैं? प्रत्यय। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रति प्लस अय प्रत्यय। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यण संधि है। प्रति का ई को य हो जाएगा, और तब हम इसको मिलाएंगे तब बन जाएगा प्रत्यय। अब आप समझ गए होंगे इसके बारे में। यहाँ पे ई को यह हुआ, यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। प्रत्यय प्रति। प्रति शब्द का मतलब होता है कि और या फिर साथ में। साथ में तो आता है किंतु हमेशा कहाँ पे आता है? बाद में आता है। पर कहाँ पे आता है? बाद में। प्रत्यय हमेशा साथ में जरूर आता है किंतु हमेशा शब्द के बाद में आता है, ये हमें ध्यान रखना है। और अय शब्द का अर्थ होता है अय, चलने वाला। इस प्रकार से प्रत्यय शब्द का मतलब हुआ साथ में चलने वाला। साथ में चलने वाला। हमें इस बात का ध्यान रखना है, प्रत्यय साथ में चलता है किंतु हमेशा पीछे चलता है, बाद में। कहाँ पे चलता है? बाद में। अब हम अभ्यास करते हैं प्रत्यय का। इत व इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए। हमने ऊपर उदाहरणों में देखा, वहाँ पर आहट प्रत्यय आया हुआ था। अब हम यहाँ पे जो हमें अभ्यास दिया है, संभव प्लस इत संभावित, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। ये देखो बाद में आया है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में आता है। वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, यहाँ पे इक प्रत्यय आया है। अब हम शब्दाभिव्यक्ति को करते हैं। शब्दाभिव्यक्ति, इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। अब हमें इक प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण करना है। आइए जानते हैं इक प्रत्यय से नए शब्द कैसे बनते हैं। मासिक। मास प्लस इक क्या बनेगा? मासिक।
धर्म प्लस इक क्या बनेगा? धार्मिक। अब आप देख रहे होंगे प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे आ रहा है। साहस प्लस इक साहस प्लस इक बन जाएगा साहसिक। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है सामाजिक। इसको यदि हम खोलेंगे बनेगा समाज प्लस में इक। समाज प्लस इक सामाजिक। दिन प्लस में इक क्या बनेगा? दैनिक। संसार प्लस में इक बन जाएगा सांसारिक। सांसारिक। देखो हर शब्द के पीछे ही प्रत्यय आ रहा है। सप्ताह प्लस इक बन जाएगा साप्ताहिक। क्या बन जाएगा? साप्ताहिक। वर्ष प्लस इक क्या बनेगा? वार्षिक। मास प्लस इक मासिक। इस प्रकार से हम प्रत्यय को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इत प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएं। अब हमें यहाँ पर इत प्रत्यय से शब्दों का निर्माण करना है। अपमानित। अपमान प्लस में इत क्या बन जाएगा? अपमानित। प्रमाण प्लस इत क्या बनेगा? प्रमाणित। व्यथा प्लस इत व्यथित। शिक्षा प्लस इत बन जाएगा शिक्षित। अब हम सीख रहे हैं इत प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण करना। चर्चा प्लस इत बन जाएगा चर्चित। मोह प्लस इत बन जाएगा मोहित। हर्ष प्लस इत बन जाएगा हर्षित। सीमा प्लस इत बन जाएगा सीमित।
अब हमने यहाँ पे जाना इत प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण करना। नियम प्लस में इत, नियमित। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13। कोई ऐसा गीत या कविता जिसमें संदेश भेजने, चिट्ठी भेजने की बात कही गई हो, सोचो व कक्षा में गाकर सुनाओ। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। कोई गीत या कविता, ये आपको स्वयं लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसके बारे में। एक बहुत ही अच्छा गीत है, गाना भी है। संदेश से आते हैं, संदेश से आते हैं, हमें तड़फाते हैं। तो चिट्ठी आती है, चिट्ठी आती है, वो पूछ जाती है, वो पूछ जाती है। ये आप समझ गए होंगे कि ये एक गाना है और बहुत ही अच्छा है। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए और इस पूरे गीत को आप अपनी नोटबुक में लिखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिन कोड की कहानी। पिन कोड, पिन कोड का पूरा अंक का यदि हम अंकों के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। पिन कोड का अर्थ यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर। पत्र पर लिखा ये 6 अंकों का ये कोड आपको एरिया की पूरी जानकारी देता है। 6 अंक का पिन कोड होता है, 6 अंक। और जो 6 अंक का पिन कोड होता है वो हमें उस क्षेत्र की पूरी जानकारी दे देता है। अब हम जानते हैं कि जो 6 अंक का जो पिन कोड होता है वो अंक किस किस का प्रतिनिधित्व करता है। आइए हम आज इस चीज़ के बारे में जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिन कोड की कहानी के ऊपर आपको एक अलग से भी वीडियो मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। अभी हम इसको सामान्य रूप से समझते हैं। जैसे एक पिन कोड दिया हुआ है दिल्ली का 110093, ये पिन कोड है 11 0 फिर 0 93। 6 अंक हैं, 2 3 4 5 6। ये जो 11 है ये हमेशा एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। 11 से किस राज्य का पिन कोड शुरू होता है? दिल्ली का। तो 11 जो है दिल्ली के बारे में बताएगा कि ये पोस्ट दिल्ली की है। 0 जिस राज्य में वो जानी है, जैसे 110093 सुंदर नगरी नन नगरी का है। हम ये जो 0 है ये ज़िले के बारे में बताता है कि ये किस ज़िले का है। जैसे सुंदर नगरी नॉर्थ ईस्ट में आती है,
अरब 0 जो 93 है, यह आखिरी जो 3 है, ये हमें पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? पोस्ट ऑफिस के बारे में, कि ये पोस्ट ऑफिस कहाँ का है। अब आप इसके बारे में सामान्य रूप से समझ गए होंगे। 11 जो कोड है वो राज्य के बारे में बताता है, जो बीच का तीसरा अंक है वो ज़िले के बारे में बताता है, और अंतिम जो 3 अंक हैं वो हमें पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं। और हमारे यहाँ पर जो पिन कोड की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1972 को हुई। कब हुई? 15 अगस्त 1972 को हमारे यहाँ पे पिन कोड की शुरुआत हुई, और इसमें मुख्य योगदान रहा श्री राम भीकाजी वेलांकर। इस पिन कोड को बनाने में, लागू करने में इनका मुख्य योगदान रहा है श्री राम भीकाजी वेलांकर। अब हम जानते हैं अपने 4 पड़ोसी राज्यों के पिन कोड। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम हरियाणा। हरियाणा में भी गुरुग्राम का पिन कोड है, हरियाणा, फिर गुरुग्राम, और फिर वहाँ का ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पीओ लिख लेते हैं। जैसे जो गुरुग्राम का कोड है, जो हरियाणा का जो पिन कोड है वो 12 से शुरू होता है, 12 और 13 से। गुरुग्राम के लिए हम 2 और पोस्ट ऑफिस के लिए हम 001। तो गुरुग्राम का पिन कोड हुआ 122001। ये हमारे कहाँ का पिन कोड हुआ? हरियाणा के गुरुग्राम के पोस्ट ऑफिस का पिन कोड हुआ। अब कुछ पिन कोड हरियाणा में 13 से भी शुरू होते हैं, तो हरियाणा के जो पिन कोड के स्टार्टिंग जो नंबर हैं वो 12 से और 13 से मिलेंगे आपको। अब हम बात करते हैं यूपी। कहाँ की? यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है दादरी। जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है। उत्तर प्रदेश। फिर हम ज़िले का लिख लेते हैं। यहाँ पे हम गाजियाबाद में जो दादरी आती है उसका लिख रहे हैं, दादरी। और फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लिए हमने लिख दिया पीओ, पी से पोस्ट, ओ से ऑफिस। अब जो उत्तर प्रदेश का जो कोड है वो है 24, दादरी के लिए 5 और पोस्ट ऑफिस के लिए 101। अब उत्तर प्रदेश के जो दादरी का कोड हो गया 245101। अब हम, उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा प्रदेश है तो उसके जो कोड हैं वो काफ़ी हैं। अब हम उत्तर प्रदेश में एक जगह है मैनपुरी, वहाँ का जानते हैं। उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ हमने लिख लिया मैनपुरी और यहाँ पे लिख लिया पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस 20 यूपी के लिए हो गया, मैनपुरी के लिए 5। तीसरा नंबर हमेशा ज़िले के बारे में बताता है और अंतिम 3 अंक हमें
पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं। 263। अब आप समझ गए होंगे कि पहले जो 2 अंक होते हैं वो राज्य के बारे में बताते हैं, तीसरा अंक ज़िले के बारे में बताता है और अंतिम 3 अंक हमें पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं। आशा करता हूँ कि आप पिन कोड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम कुछ अन्य उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य जैसे राजस्थान है, हमने लिखा राजस्थान। अब राजस्थान में एक ज़िला है अजमेर और वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड हम जानते हैं। राजस्थान का जो कोड है वो है 30। अजमेर का डिस्ट्रिक्ट का हो गया 5 और पोस्ट ऑफिस का 001। अब हम यदि अजमेर कोई पत्र व्यवहार कर रहे हैं तब हम लिखेंगे 30-5-001। ये हमारा हो गया अजमेर का पिन कोड। जब हम डाकिया इस पिन कोड को देखता है तो तुरंत समझ जाता है 30 से राजस्थान, 5 से अजमेर, 001 वहाँ का कोई क्षेत्रीय या आसपास का स्थानीय पोस्ट ऑफिस है उसका कोड है। तो तुरंत वो चिट्ठी वहाँ पे पहुँच जाती है और उसी वहाँ पहुँचने के बाद वो स्थानीय पते पर पहुँचा दी जाती है। अब हम हमारा एक पड़ोसी राज्य है पंजाब, उसके बारे में भी जान लेते हैं। पंजाब पंजाब में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है अमृतसर। अमृतसर के गुरुद्वारे के बारे में भी आपने सुना होगा। और फिर हम उसका पोस्ट ऑफिस के बारे में जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस पंजाब का जो कोड है वो 14 से 16 तक पंजाब के कोड शुरू होते हैं। 14 से 16 तक मिलते हैं पंजाब के कोड। हरियाणा के मैंने आपको बताए थे 12 और 13 से पिन कोड मिलते हैं। पंजाब के 14 से 16 में मिलते हैं। 14 पंजाब का हो गया, 3 अमृतसर का हो गया और 001 वहाँ के किसी पोस्ट ऑफिस का हो गया। यदि हमें अमृतसर में कोई चिट्ठी भेजनी है तब हम वहाँ का पिन कोड लिखेंगे 14-3001। आशा करता हूँ आप पिन कोड के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं कुछ राज्य हैं जैसे हिमाचल। हिमाचल का जो पिन कोड शुरू होता है वो 17 से शुरू होता है। जम्मू कश्मीर के जो पिन कोड हैं जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो पिन कोड आपको मिलेंगे वो 18 से 19 से शुरू मिलेंगे। 18 से 19 यहाँ से शुरू होते मिलते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे पिन कोड के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। अब हमें अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं देनी हैं। खुद का पता आप यहाँ पे, जैसे आप दिल्ली के किसी हिस्से में रह रहे हैं, ओ ब्लॉक, सुंदर नगरी, दिल्ली, या फिर आप देश के अन्य किसी राज्य में रह रहे हैं वहाँ का पता लिख सकते हैं। हरियाणा का कोई गांव है वहाँ पे गांव का नाम, घर का पता, नाम और अपने स्टेट का नाम, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे हम दिल्ली के किसी अन्य जगह पे रह रहे हैं, E85 सीमापुरी या फिर दिलशाद गार्डन, दिल्ली, ये हमारा पता हो गया। फिर हम दिनांक की जगह दिनांक लिख देंगे। दिनांक जैसे आज 3 तारीख है, 3/5/2020 दिनांक लिख देंगे। प्रिय मित्र,
आप मित्र का नाम भी लिख सकते हैं। मान लो आपके मित्र का नाम पंकज है, पंकज लिख सकते हैं। रोहित है, रोहित लिख सकते हैं। जो आपके मित्र का नाम है वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि अब हमें पत्र को आगे बढ़ाना है कि हम पत्र कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल होंगे। आप सब भी कुशल होंगे। प्रिय मित्र, हर बार हम सब मिल कर के होली का त्योहार मनाते हैं, किंतु अब की बार मैं घर से बाहर परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हूँ। इसलिए घर पर नहीं आ पाऊँगा। मैं आपको अग्रिम होली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब परिवार और मित्रों के साथ मिल करके प्रसन्नतापूर्वक होली का त्योहार मनाएं। होली के दिन आपकी याद तो बहुत आएगी, किंतु इस बार हम साथ होली नहीं खेल पाएंगे। प्रिय मित्र, अगली बार हम सब मिलकर होली खेलेंगे।
आनंद लेंगे। धन्यवाद। तुम्हारा प्रिय मित्र हर्षित। अब आप समझ गए होंगे कि हमें अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं किस प्रकार से प्रेषित करनी है, भेजनी है। अब हम प्रिय विद्यार्थियों आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने केवल आपको एक तरीका बताया है, आप और इससे अच्छा करने का प्रयास कीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। परियोजना कार्य। बच्चों, संसार के नए व पुराने साधनों के बारे में आप समझ गए होंगे। अखबार या अन्य उपयोग में न आने वाली पुस्तकों में ऐसे नए पुराने साधनों के चित्र इकट्ठे करें व उन्हें ए साइज की शीट पर चिपकाकर कोलाज बनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, ये कार्य आपको नए संचार के साधन कौन कौन से हैं, पुराने संचार के साधन कौन कौन से थे। पुराने संचार के साधन जैसे कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा जाता था, हर कार्य लेकर के जाते थे। तो आपको जो है इन सब साधनों के पुराने संसाधन और नए संसाधन, आपको इनके चित्र ढूंढने हैं, चित्र, और चित्रों को ढूंढ करके आपको अपनी कॉपी में चिपकाना है। पहले आप लिखेंगे पुराने, फिर नए। पुरानों का एक तरफ जैसे कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा जाता था, तो आप कबूतर ढूंढेंगे। अब आजकल किससे भेजा जा रहा है, ईमेल से, फैक्स से, तब आप ईमेल का कोई चित्र ढूंढेंगे। पहले डाकियों के माध्यम से जाते थे, आजकल फैक्स से जाते हैं, टेलीफोन से मैसेज जाते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भेजे जाते हैं। तो आप नए और पुराने दोनों के आप चित्र अपनी नोटबुक में चिपकाएंगे। प्रश्न 17। नीचे दिए गए शब्दों वाक्यों की मदद से वर्ग पहली में सही शब्द भरिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमें इसमें वर्ग पहली में हमें शब्दों को भरना है। बाएं से दाएं, बायां हमारा इधर से, बाएं से दाएं इधर की तरफ बढ़ना है। ऊपर से नीचे ऐसे आना है। अब आप समझ गए होंगे। 1 नंबर कॉलम, जो डाक पत्र आदि बांटता है। कौन बांटता है डाक पत्र? डाकिया। 1 नंबर कॉलम में हम लिखेंगे डा, 2 में हम लिखेंगे की, और 3 में हम लिखेंगे या, डाकिया। अब हमारा एक कॉलम पूरा हो चुका है। अब हम डाक द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना, हम इसको कहते हैं, आपने पाठ में पढ़ा होगा, मनी ऑर्डर। पहले कॉलम में मैं, फिर नी, फिर अ, ड, र, मनी ऑर्डर। ठीक है, मनी ऑर्डर लिखेंगे हम। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं। पत्र पर लगाया जाने वाले टिकट, जो हम पत्र के ऊपर टिकट लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं डाक टिकट। डा ऊपर आ गया, क हम इधर लिख देंगे, फिर टी, फिर क, उट्टे, बन जाएगा डाक टिकट। डा हमारा पहले वाला ही हो जाएगा। कोशिश, प्रयत्न, इसको हम कहेंगे
प्रयास। प्र ऊपर या है ही डाकिए का और से। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वर्ग पहली को भरना। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई कक्षा में। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने अन्य विद्यार्थियों को भी वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।